हाँ बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी कौन सी है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि डायमंड में से करंट पास हो सकता है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल करंट, या डायमंड हीट को ट्रांसमिट करता है या नहीं करता है। तो इसका कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का ये बहुत बैड कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं हो पाती है। क्यों भाई? कारण क्या है? अभी जैसे मैं बता रहा था कि एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, है ना। इसलिए हम क्या बताएंगे कि ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है या तो सब्सटेंस में फ्री आयंस होने चाहिए, मूवेबल आयंस, जो आयंस एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकें, या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। वो कोई भी यहाँ पे नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन्स है ना आयंस है, इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ हीट रहेगा। थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी में हम क्या बताएंगे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है, 2.5 हाईएस्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका। इसलिए जैसे ही लाइट डायमंड के अंदर, लाइट डायमंड पे स्ट्राइक करेगी, जाके डायमंड पे टकराएगी या डायमंड के अंदर इंटर होगी, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस की वजह से चमकता है, स्पार्कलिंग इसमें होती है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी का तो एक ही ध्यान रखना है कि डायमंड के अंदर लाइट इंटर होते ही क्या होती है, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से इसमें स्पार्कल्स होते हैं, बहुत चमकदार नज़र आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिक्स्थ हमारी सोल्युबिलिटी। डायमंड को घोलना चाहें भाई, जैसे चीनी घोलते हैं पानी में, नमक घोलते हैं, ऐसे ये नहीं घुलेगा, है ना। डायमंड किसी में भी नहीं घुलेगा, किसी भी सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा, ना वाटर में ना किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो ये बहुत ही इनर्ट सब्सटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हीट। डायमंड को यदि हीट करें, उसको गर्म करें, तो क्या होगा? जनरली इनर्ट होता है, लेकिन यदि इसको जलाया जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एट 700 डिग्री सेल्सियस इन ऑक्सीजन, या फिर एयर की प्रेजेंस में एट 900 डिग्री सेल्सियस इन एयर, देन इट कन्वर्ट्स इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया? ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, किस में? CO2 में। तो कुछ भी पीछे नहीं बचेगा। इसका मतलब डायमंड पूरा एक प्रकार से हमारा उड़ गया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल के और उड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है। और ये शो करता है कार्बन किससे बना है? कार्बन से बना है, प्योर कार्बन से बना था। इसलिए जब उसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और पीछे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट यूजेस ऑफ डायमंड। इसमें सबसे मेन हम बता सकते हैं, फर्स्ट यूज़ इसका, कलरलेस डायमंड इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। जो कलरलेस फॉर्म है डायमंड का, उसका यूज़ हम ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्वेलरी के अंदर क्या होता है, उसकी ब्रिलियंस, चमक बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो कलरलेस डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उसमें ज़्यादा रहता है, इसलिए उसका यूज़ हम क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाने में करते हैं। एक होता है ब्लैक डायमंड। तो ब्लैक डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड होता है, वो और भी ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए इसका यूज़ हम ड्रिलिंग रॉक्स, रॉक्स को काटने में, चट्टानों के अंदर छेद करने में, या ग्लास काटने में उसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक चीज़ और बता सकते हैं थर्ड पॉइंट में हम, कि जो बहुत पैने, शार्प एज वाले डायमंड होते हैं, उसका यूज़ आई सर्जन करते हैं। आँख में कट्रैक्ट जो होता है ना, आँखों के ऑपरेशन में कट्रैक्ट को अलग करके उसको निकालने के लिए आई सर्जन से इसका यूज़ करते हैं। और लास्ट एक फोर्थ, इसमें डायमंड डस्ट, डायमंड का जो पाउडर यदि डस्ट है, तो उसका यूज़ दूसरे डायमंड्स को पॉलिश करने के लिए, जो और महंगे जो पत्थर आते हैं, स्टोन्स आते हैं, वैल्यूएबल स्टोन्स, उनकी पॉलिशिंग में इसका डायमंड डस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये तो था डायमंड के बारे में। अब आगे हम शुरू करेंगे ग्रेफाइट। चलिए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ग्रेस ब्लैक ओपेक सॉलिड होता है। ओपेक का मतलब तुम्हें पता होगा ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। इसमें से अपारदर्शी होता है, इसके अंदर से हम देख नहीं सकते आर पार ना। ग्रेस ब्लैक कलर का होता है। वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच, बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। और यदि इसके जैसे पाउडर लें ग्रेफाइट, इस तरह से हम उंगलियों के बिटवीन द फिंगर्स यदि उसको रब करें तो स्लिपरी होता है। ठीक, क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बेस पे। इसका जो नेम है ग्रेफाइट, वो क्यों, कहाँ से आया, उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि ग्रेफाइट जो नेम है, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड ये ग्रेफस,
ग्रेफस जिसका मीनिंग वहाँ पे होता है टू राइट, वहाँ से लिया गया ग्रेफाइट। क्योंकि हमारी जो पेंसिल्स होते हैं, तो पेंसिल का जो लेड जिसको हम बोलते हैं, बीच का जो हिस्सा होता है जो लिखता है, वो किससे बना होता है? ग्रेफाइट और क्ले थोड़ा सा मिक्स करके उसमें, उससे बनाया जाता है। तो इसलिए इसको हम ग्रेफस से ग्रेफाइट इसको बोला जाता है। अक्रेंस के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट हमारे देश में झारखंड, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है। कुछ दूसरे देशों में चाइना, श्रीलंका, रसिया, अमेरिका, वहाँ भी ग्रेफाइट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और जैसे डायमंड को बताया था हमने, उसी तरह से ग्रेफाइट भी आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जा सकता है। हम सैंड और कोक को यदि हीट करें इलेक्ट्रिक फर्नेस में 3300 केल्विन, 3300 केल्विन टेम्परेचर पे, यदि समझ रहे हो बात, किसको हीट किया जाए? सैंड और कोक, मिट्टी और कोयले को यदि मिला के इस इलेक्ट्रिक फर्नेस में इस टेम्परेचर पे यदि हीट करें तो ग्रेफाइट को हम आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अब स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बेस डायमंड के स्ट्रक्चर के बेस पे जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि वो इलेक्ट्रिकली बैड कंडक्टर है, हीट को कंडक्ट नहीं करता है, हार्ड होता है, स्ट्रक्चर के बेस पे बताया। उसी तरह से ग्रेफाइट के अंदर भी हम स्ट्रक्चर के बेस पे उसकी आगे वाली प्रॉपर्टीज़, जैसे कि वो स्लिपरी है, सॉफ्ट है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है इसकी कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर, कोवलेंट सॉलिड्स में। लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्या मतलब है? देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हम इस तरह से, मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, इसमें लेयर्स हम बनाएंगे। ठीक है भाई, देखिए इस तरह से मैं 6 मेंबर्ड रिंग्स ये ड्रा कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्कल मैं दिखा रहा हूँ ये कार्बन एटम है। ठीक है, ये मैं क्या मान रहा हूँ, ये कार्बन एटम्स है। तो कार्बन एटम्स का इस तरह से अरेंजमेंट यहाँ पे रहता है कि एक लेयर यहाँ पे बनती हुई हमें नज़र आएगी, एक लेयर, एक परत ये बन रही है। इस तरह से हम इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, आगे कितना ही बनाते जाओ, चाहे और भी बना सकते हो, इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह की एक लेयर बन गई। सेम ऐसी ही एक लेयर और बना दें, इसके नीचे बना दें हम। ठीक है भाई, एक दूसरी लेयर में यहाँ बना लेता हूँ। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसके साथ इस तरह से मैं दूसरी लेयर ड्रा करता हूँ स्ट्रक्चर में। आप इसको चाहे जितना मन करे उतना हम आगे एक्सपेंड करके दिखा सकते हैं, और एक्सपेंड करते जाएं और एक्सपेंड करते जाएं, इस तरह से मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, चलिए 2 लेयर्स मान लेते हैं। तो यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखो कि हर कार्बन के साथ, जैसे इस कार्बन को पकड़ा हमने, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे? 3 बॉन्ड। कोई भी एक कार्बन पकड़ लो, इसका मतलब हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, और यहाँ इन लेयर्स के बीच में क्या होता है, कार्बन एटम्स के बीच में, इस तरह से हम डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं, इस तरह से डॉटेड लाइन से हम दिखा सकते हैं। ये क्या है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या बन गया अभी? लेयर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ये क्या है? लेयर ऑफ कार्बन एटम्स। ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। और इस डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं ये क्या है? इनको हम बोलेंगे वीक वंडरवाल्स फोर्सेस, वंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, वीक वंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। इसलिए डायमंड के अंदर अब हम क्या बता सकते हैं, एक तो पहली बात तो हर कार्बन को आप देखोगे तो 3 कार्बन, दूसरे 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। कार्बन के पास, क्योंकि हमने पढ़ा है, उसके पास डॉट स्ट्रक्चर्स में एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक कार्बन के। एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास फ्री रहेगा। दूसरा, लेयर्स बन रही हैं और लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम। तो जैसे ये 2 लेयर है, मान लीजिए ये 2 लेयर हैं, इनके ऊपर यदि एक लेयर पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो सकते हैं? मूव हो सकते हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ये स्लिप हो सकते हैं। समझ रहे हो बात मेरी? तो ये स्लिपरी नेचर जो इसका है, स्मूथ या सॉफ्ट होता है, चिकना होता है, वो इसी वजह से होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए अब आगे हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
तो ग्रेफाइट के अंदर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, अपीयरेंस, दिखता कैसा है। ग्रेस ब्लैक कलर का दिखेगा एंड इट हैज़ मेटेलिक क्लस्टर, इसमें धात्विक चमक, मेटल्स की तरह थोड़ा चमक भी रहती है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो लेयर्स हैं उन लेयर्स के बीच में लाइट का रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन की वजह से लाइट जब टकराती है जाके तो इधर उधर रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें थोड़ा बहुत क्या आती है, चमक आ जाती है, साइन नेचर का होता है। लो डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रही है, लेयर्स बन रही हैं, गैप है उनके बीच में से, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में गैप इस तरह से है ना। डायमंड में क्या होता है, क्लोजली पैक होते हैं कार्बन एटम्स, यहाँ पे लेयर स्ट्रक्चर्स हैं, लेयर्स के बीच में गैप होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी कम है। थर्ड पार्ट इसमें सॉफ्ट एंड स्लिपरी सब्सटेंस। डायमंड सॉफ्ट होता है, जैसे लेयर स्ट्रक्चर से मैंने बताया कि जैसे लेयर्स हैं इनके बीच में वीक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो जैसे ही किसी एक लेयर पे फोर्स लगेगा तो ये क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ये फिसल सकते हैं। इस तरह से यदि एक तो जैसे फिंगर्स के बीच में लेके उसको रब करते हैं तो चिकना लगता है, स्लिपरी महसूस होता है। उसका कारण यही है कि यहाँ पे क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द लेयर्स। कार्बन एटम्स की जो लेयर्स बन रही है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है भी, इसलिए स्लिपरी नेचर का होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर और हीट का भी कंडक्टर है। तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पे जैसे बॉन्डिंग में हम दिखा रहे हैं कि हर कार्बन के पास, एवरी कार्बन है वन फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। बॉन्डिंग में एक कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और हर कार्बन के पास, एवरी कार्बन है वन फ्री इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का ही गुड कंडक्टर रहता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, उसका कारण क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है, बहुत हाई हो गया। सोल्यूबिलिटी, जैसे डायमंड में हमने बताया, ये भी इनसोल्यूबल रहेगा, किसी भी सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा, ना वाटर में ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, किसी में नहीं घुलता है। इफेक्ट ऑफ हीट, गर्म करें तो क्या होगा, ये भी कार्बन प्लस ऑक्सीजन लगभग 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यदि हीट करते हैं तो ये CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट भी जलेगा और क्या बनाएगा, ग्रेफाइट से क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बेस पे इसके बहुत सारे यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तो पाउडर्ड ग्रेफाइट का यूज़ हम एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, सॉरी लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट, जैसे हम आज नॉर्मली क्या देखते हैं गाड़ियों में, व्हीकल्स में क्या होता है, मोबिल ऑयल डाला जाता है इंजन में फॉर द लुब्रिकेशन, है ना। तो जो बेरिंग होती हैं या जो पैकिंग जहाँ पे रहती है पार्ट्स के अंदर, वहाँ पे हम ड्राई लुब्रिकेंट एज ए मतलब ग्रेफाइट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ क्या है, एक तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, 3500 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा गर्म भी यदि मशीन होती है तो भी ये ख़राब नहीं होगा, पिघलेगा नहीं, ऐसे कैसे रहेगा, तो इसलिए ध्यान रखना। बहुत हैवी मशीनें जिनके अंदर जब ऑपरेशन होता है, जब वो चल रही होती हैं, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे हम लुब्रिकेंट की फॉर्म में आजकल बेस्ट ऑप्शन क्या है, ड्राई लुब्रिकेंट एज ए मतलब ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। सेकंड, इसमें हम क्या बता सकते हैं, नेक्स्ट यूज इसका इंक में यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट है, ब्लैक कलर का होता है, तो मार्क पेपर ब्लैक, मतलब पेपर पे लिखने के लिए जो इंक बनाते हैं, ब्लैक इंक, उसमें भी ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ब्लैक लेड या, और पेंसिल के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं लिखने के लिए, पेपर पे लिखने के लिए। जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे हम पेंसिल यदि यूज़ करें तो उसमें क्या है, ग्रेफाइट है ना, तो ग्रेफाइट का यूज़ हम लिखने के लिए भी यूज़ करते हैं, राइटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तीसरा, क्योंकि एक अच्छा कंडक्टर है तो इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स, तुमने सेल देखा होगा, घड़ी में जो सेल डालते हैं ना, छोटे सेल जो आते हैं, उसको यदि तोड़ के अंदर देखा जाए तो उसके बीच में एक सेंटर में, जैसे ये मान लो इस तरह से हमारा सेल है ना, सेल इस तरह सेल होता है, इसके अंदर बीच में एक सेंटर में एक रोड, एक छोटी सी सेल, यदि बड़ा मोटा सेल होगा तो उसमें बड़ी रोड आएगी, थोड़ी बड़ी साइज़ की। छोटे जो सेल होते हैं उसमें छोटी, एक बिल्कुल थिन सी पतली सी, जैसे ये नहीं होता हमारा पेंसिल के अंदर बीच का जो हिस्सा होता है, पेंसिल का लेड जैसे होता है, उसी
शेप का, उसी साइज़ का एक छोटा हमें उसके अंदर इलेक्ट्रोड मिलेगा। तो ग्रेफाइट का यूज़ हम सेल्स में क्या करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोड भी करते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी यूज इसके हम दिखा सकते हैं। मॉडरेटर के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जैसे तुम्हें पता होगा, एक न्यूट्रॉन टकराया फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन किसी भी एटम से, वहाँ से वो एटम स्प्लिट हो जाता है और 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं फर्दर। तो उन और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज ए मॉडरेटर हम ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनकी स्पीड को कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और एक लास्ट यूज इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का यूज़ हम ब्लैक कलर इंसोल्यूबल इन वाटर, जैसे कि भाई जो पेंट होते हैं प्रिंटर्स में, जो इंक यूज़ होती है, ब्लैक पेंट होता है, उसमें भी हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग खुद भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट में मेन था स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो मैंने डिस्कस कर दिया है। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में कंपैरिजन आप लोगों के पास बुक में टेबल की फॉर्म में ये गिवन है, आप लोग वहाँ से देख के इसको कर सकते हैं, तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है कि आएगी। इसके बाद हमारे जो लास्ट और नेक्स्ट जो फॉर्म है फुलरेंस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए फुलरेंस के बारे में एक तो डिस्कवरी, ये डिस्कवर्ड किए गए 1985 में बाय द 3 साइंटिस्ट्स। 3 नेम इन साइंटिस्ट्स के यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, WH कैरेटो, RF क्यूरे एंड RE स्मेले। 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर के एक साथ इस फॉर्म की डिस्कवरी की थी। इसके बाद जिस डिस्कवरी के लिए बाद में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला केमिस्ट्री में 1996 में, 1996 में इनको नोबेल प्राइज़ इस डिस्कवरी के लिए मिला। एक चीज़ और है, इसको फुलरेंस का एक और नाम भी है। एक्चुअली केमिकल नेम की बात करें तो इसको हम स्फेरॉइडल कार्बन केज मॉलिक्यूल, कार्बन केज, कार्बन का एक पिंजरा सा बन जाता है, और मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स, तो कार्बन एटम्स का ग्रुप है ये, इसको हम स्फेरॉइडल कार्बन केज मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें इसके, हम किसके बारे में बेटा, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फुलरेन, तो ये भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब यहाँ पार्टिकल्स का पार्टिकल क्या है, फुलर डायमंड के, ग्रेफाइट के या फुलरेंस की बात करें तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, कार्बन एटम। तो कार्बन एटम्स का यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंजमेंट होता है, एक फिक्स निश्चित तरीके में ये जचाए गए हैं, इसलिए इसको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, लगभग 30 to 900, 30 से लेकर 900, 900 एटम्स का ग्रुप बन जाता है एक जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, है ना। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम C32, 32 एटम, C50, C60, C70, ज़्यादातर हम C60, C17 के बारे में डिस्कस करते हैं, और भी आगे हम दिखा सकते हैं, 900 तक का ग्रुप हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये जो स्ट्रक्चर है C60 के बारे में बात करें तो ये किसने डिस्कवर किया था, बकमिंस्टर फुलर ने, अमेरिकन आर्किटेक्ट थे ये, इन्होंने C60 जो फुलरिन है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। डायमंड और ग्रेफाइट की तरह नहीं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल नहीं होते जहाँ पे कई हज़ारों एटम्स आपस में जुड़ जाएं, थाउजेंड्स ऑफ एटम्स। यहाँ पे क्या है, सिंपली 60 एटम्स इसके अंदर अरेंज्ड हैं, और इन 60 एटम्स का एक फुटबॉल जैसा सोसर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसके अंदर कुछ 6 मेंबर्ड रिंग रहते हैं, कुछ 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। तो वहाँ पे कितनी 20 तो 6 मेंबर्ड रिंग रहेंगी और 12 5 मेंबर्ड रिंग्स रहेंगी। तो ये ध्यान रखना है, 20 एंड 12, 26 मेंबर्ड रिंग्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर 12 क्या रहती हैं, 5 मेंबर्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये हमें इसका याद रखना है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में यदि बात करें, प्रॉपर्टीज़, तो
प्रॉपर्टीज़ में एक तो बकमिस्टर फुलरेंस जो है ये डार्क सॉलिड रहेंगे, पहला पॉइंट, डार्क कलर के सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है भाई, एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद सेकंड, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करेंगे बेटा, हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस, तो ये जैसे हमने पढ़ा है कि डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड है, ग्रेफाइट एक्सट्रीमली या काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये बीच का होता है, ठीक है ना। इसकी हार्डनेस डायमंड से कम और ग्रेफाइट से ज़्यादा। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं कि ये इज़ नाइदर वेरी हार्ड नॉर सॉफ्ट, इज़ नाइदर वेरी हार्ड नॉर सॉफ्ट, मतलब बीच का, इंटरमीडिएट है, इसमें ये ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आगे इसके यूजेस के बारे में थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं, यूजेस ऑफ फुलरेंस। तो फर्स्ट यूज़ की यदि बात करें इम्पोर्टेंट इसका, तो एक क्या है कि कुछ कंपाउंड्स इसके फुलरेंस के कुछ फॉर्म्स सुपर कंडक्टर्स सुपर कंडक्टर्स का मतलब होता है कि जहाँ रेजिस्टेंस बहुत ही कम या जीरो हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुड एक्सीलेंट कंडक्टर्स होते हैं। तो ये तो हमें पता है कि प्योर स्टेट में तो दे आर इंसुलेटर्स, बिकॉज उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह मिक्स करके कुछ फॉर्म्स हैं फुलरेंस के जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है भाई, अंडर सुटेबल कंडीशंस। सेकंड इसमें हम क्या बता सकते हैं, सेकंड यूज इसका, तो फर्स्ट तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है। सेकंड इसका यूज़ हम कुछ स्पेशल ड्रग्स के अंदर, दवाइयों में, मेडिसिन में यूज़ करते हैं, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में, एड्स के ट्रीटमेंट में C60 जो कार्बन है, C60O, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कुछ मेडिकल फील्ड के अंदर कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए, कैंसर या एड्स की थेरेपी में इनका यूज़ होता है। अब कैसे क्या यूज़ होता है वो तो डॉक्टर्स और वो बताएंगे, हमें उस डिटेल में नहीं जाना, बट ये है कि इसका यूज़ उधर उस चीज़ में होता है, ठीक है। थर्ड इसमें हम क्या बता सकते हैं कि जो नॉर्मल लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉर्मल लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, उसके अंदर उनकी एंटी वियर और एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज़, मतलब वो ख़राब नहीं हो जल्दी से और फ्रिक्शन को कम करें, उसके लिए उसमें ये ऐड किए जाते हैं, ध्यान रखना। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उसमें फुलरेंस ऐड किए जाते हैं, ठीक है भाई। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको, मेरी आवाज़ तो सुन ही रहे हैं, तो आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ इसमें हम बता सकते हैं कि कुछ फुलरेंस का बहुत स्मॉल अमाउंट में फोटोकेमिकल रिफाइनिंग इन इंडस्ट्री। फोटोकेमिकल रिफाइनिंग का मतलब होता है, जैसे हमने अभी मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में डिस्कस भी किया था पीछे, एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा, पहले उसको पल्वराइजेशन पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मेटल ओर को, फिर कंसंट्रेशन करते हैं, फिर हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका रिडक्शन करते हैं, और फिर हमें जो इम्प्योर मेटल मिलता है, एलिमेंट्स मिलते हैं, उसकी हम रिफाइनिंग करते हैं। तो वहाँ पे कुछ फॉर्म ऑफ फुलरेंस जो हैं उनका यूज़ रिफाइनिंग इंडस्ट्री में भी होता है, मेटल्स को प्यूरिफाई करने में भी होता है। तो ये इसके कुछ यूजेस हो गए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरेंस, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनके यूजेस के बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक हैं, इनको याद रखने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। आप सभी एक काम ज़रूर करें, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको, स्कूल का हमारा चैनल है, तो जो भी वीडियो मैं इस पर शेयर करूँ, आप लोग उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।